नमस्ते और फिर से स्वागत है द मूवी स्टोरी में। इस एपिसोड में हम एक ऐसी कहानी को कवर कर रहे हैं जिसमें ब्रिटेन में एक प्रयोगशाला से एक भयावह जॉम्बी वायरस फैल जाता है जो पूरे देश में फैलता है और अनगिनत मौतों का कारण बनता है। एक व्यक्ति डॉन और उसकी पत्नी एलिस, जो अपनी अलग अलग रंग की आंखों के लिए जानी जाती है, ग्रामीण इलाके में एक एकांत कॉटेज में कुछ अन्य बचे लोगों ज्योफ, सैली, जैकब और करेन के साथ शरण लेते हैं। डॉन और एलिस दो बच्चों के माता पिता हैं और उन्हें राहत महसूस होती है कि उन्होंने अपने बच्चों को स्पेन में स्कूल ट्रिप पर भेजा था, जिससे वे इस अराजकता से सुरक्षित रहे। एक दिन जब बच्चे लोग दोपहर का भोजन कर रहे होते हैं, तभी उनके दरवाजे पर जोरदार धमाका होता है और कोई प्रवेश की गुहार लगाता है। डॉन एक अजनबी के लिए दरवाजा खोलने में हिचकता है, लेकिन एलिस एक बच्चे की आवाज सुनकर उसे अंदर आने देने के लिए मना लेती है। वे लड़के को खाना देते हैं और वह अपनी आप बीती सुनाता है। उसके माता पिता जॉम्बी बन गए और एक भीड़ के साथ उसका पीछा किया, जिसके कारण उसे पास के शहर से भागकर उनकी जगह तक पहुंचना पड़ा। इस बीच करेन अपने प्रेमी के बारे में चिंतित है, जो कई दिन पहले गायब हो गया और वापस नहीं लौटा। वह खिड़की से बाहर देखने के लिए एक छोटा सा कवर हटाती है, लेकिन यह छोटी सी हरकत पास के जॉम्बी को उसकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए काफी है और वे हमला कर देते हैं। वे खिड़की और तख्तों को तोड़ देते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे काट लेते हैं। जैकब उसकी मदद के लिए दौड़ता है और उसे छुड़ा लेता है, लेकिन करेन पहले ही बदल चुकी है। वह बड़ी मात्रा में खून उलटती है और जैकब की पकड़ के खिलाफ संघर्ष करती है। तभी डॉन प्रकट होता है और उसे सिर पर घातक प्रहार करता है, जिससे जैकब भाग निकलता है। और अधिक संक्रमितों के करीब आने पर डॉन उन्हें रोकने का संकल्प लेता है ताकि दूसरों को भागने का मौका मिले। एलिस और लड़का एक गलियारे से भागते हैं, लेकिन जैसे ही जॉम्बी अन्य खिड़कियों से तोड़ना शुरू करते हैं, दोनों ऊपर की मंजिल पर भाग जाते हैं। लड़का इतनी तेजी से चलता है कि एलिस उसे देख नहीं पाती। ज्योफ, सैली और जैकब कॉटेज के खलिहान के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉम्बी उनके ठीक पीछे हैं। ज्योफ दरवाजा बंद रखता है ताकि बाकी दो भाग सकें, लेकिन जल्द ही दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया जाता है और ज्योफ को जॉम्बी जल्दी ही घेर लेते हैं और मार डालते हैं। सैली चीखती है जब वह अपने पति को खाए जाते देखती है, और यह छोटा सा ठहराव जॉम्बी को उसे भी पकड़ने के लिए पर्याप्त समय देता है। जैकब उसे बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है और उसे छोड़कर एक हैच को सुरक्षित करने के लिए मजबूर होता है, जिससे वह खिड़की से भाग निकलता है, जबकि सैली भी खा ली जाती है। नीचे डॉन कई जॉम्बी को सफलतापूर्वक मारता है, लेकिन इस प्रक्रिया में अपना हथियार खो देता है और भागने के लिए मजबूर होता है। एलिस की चीखें सुनकर वह उसके पास दौड़ता है और उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन वह बच्चे को छोड़ने से इनकार करती है। जैसे ही डॉन पीछे रहता है, एलिस को लड़का एक छिपने की जगह में मिलता है, ठीक उसी समय जब एक जॉम्बी उनके और डॉन के बीच आ जाता है। एलिस मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन डॉन डर से लकवाग्रस्त हो जाता है। वह दरवाजा बंद करता है और खिड़की से भाग निकलता है। अपनी पत्नी और लड़के को अंदर जॉम्बी के हवाले छोड़ देता है। दर्जनों जॉम्बी के पीछा करने के बावजूद डॉन खेतों के पार दौड़ता है, खिड़की पर एलिस की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए। वह अंततः एक नदी के घाट पर पहुंचता है, जहां जैकब एक मोटरबोट में भागने की कोशिश कर रहा है। डॉन पहले नाव में कूदकर इंजन शुरू करता है, जबकि जैकब उसे खोलना पूरा करता है। जब जैकब नाव पर कूदने की कोशिश करता है, वह फिसल जाता है और पानी में गिर जाता है, जहां उसे जॉम्बी काट लेते हैं। वह जल्दी ही बदल जाता है और डॉन पर हमला करने की कोशिश करता है, जो उसे लात मारकर दूर करता है। डॉन अंततः मोटर शुरू करता है और प्रोपेलर ब्लेड्स का उपयोग करके जैकब को मार देता है, फिर नाव को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। प्रारंभिक प्रकोप के 15 दिन बाद ग्रेट ब्रिटेन को क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। 28वें दिन तक वायरस ने पूरे देश को तबाह कर दिया है। इसके 5 दिन बाद संक्रमित लोग भुखमरी से मरने लगते हैं। 11 सप्ताह बाद संयुक्त राज्य अमेरिका लंदन में सफाई अभियान शुरू करने के लिए नाटो बलों को भेजता है। 18वें सप्ताह तक ब्रिटेन को आधिकारिक तौर पर संक्रमण मुक्त घोषित किया जाता है और 24वें सप्ताह में पुनर्निर्माण शुरू होता है, क्योंकि अराजकता से भागे ब्रिटिश नागरिकों को वापस लौटने की अनुमति दी जाती है। अमेरिकी सैनिक, जिसमें एक स्नाइपर डॉयल और एक हेलीकॉप्टर पायलट फ्लिन शामिल हैं, लंदन में गश्त और सुरक्षा जारी रखते हैं। सैनिक कार्रवाई की कमी से ऊब चुके हैं और अपने रेडियो पर एक दूसरे के साथ मजाक करके समय बिताते हैं। हाल ही में लौटने वालों की उड़ान में स्कूल ट्रिप से बच्चों का एक समूह आता है, जिससे डॉक्टर स्कारलेट नाराज हो जाती है, जो मानती है कि इतनी जल्दी बच्चों को इस तबाही के बाद के माहौल में लाना ठीक नहीं है। नए आने वालों की मेडिकल जांच के दौरान
वह टैमी और एंडी से मिलती है, जो डॉन और एलिस के बच्चे हैं। स्कारलेट देखती है कि एंडी की आंखें अलग अलग रंग की हैं और वह बताता है कि उसे यह अपनी माँ से विरासत में मिला है। जब भाई बहन को स्वस्थ घोषित कर दिया जाता है, वे एक ट्रेन में सवार होते हैं और सैनिकों को शवों को जलाते, विषाक्त सामग्रियों को नष्ट करते और शहर के हर हिस्से को सैनिटाइज करते हुए देखते हैं। वे अंततः डिस्ट्रिक्ट 1 नामक एक किलेबंद पुनर्वास क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां उनकी अपने पिता डॉन के साथ पुनर्मिलन होता है। वह उन्हें एक शानदार अपार्टमेंट में ले जाता है, जो उसे डिस्ट्रिक्ट 1 के केयरटेकर के रूप में दिया गया था। लेकिन बच्चे अपनी माँ के साथ क्या हुआ, इस बारे में अधिक चिंतित हैं। डॉन उनसे झूठ बोलता है, यह दावा करते हुए कि कॉटेज पर जॉम्बी ने हमला किया था और उसने एलिस को मरते देखा, हस्तक्षेप करने में असमर्थ। उस रात एंडी को एक बुरा सपना आता है, जिसमें एलिस एक भयानक जॉम्बी बन जाती है। वह जागता है और अपनी बहन के साथ सोने जाता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसे डर है कि वह अपनी माँ का चेहरा भूल जाएगा। अगली सुबह डॉन के काम पर जाने के बाद एंडी और टैमी बिना अनुमति के अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं। वे एक पुल के किनारे से सावधानीपूर्वक नेविगेट करके सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, जिसे डॉयल अपनी छत की स्थिति से देखता है। जैसे ही वह अपनी टीम को सूचित करता है, भाई बहन लंदन के एक परित्यक्त हिस्से में दौड़ते हैं, वयस्कों की निगरानी से आज़ादी का आनंद लेते हुए। उन्हें एक पिज्जेरिया के बाहर एक डिलीवरी बाइक दिखती है। टैमी चाबियां ढूंढने के लिए अंदर जाती है और अंदर सड़ते हुए शवों को देखकर भयभीत हो जाती है। सांस रोककर टैमी सावधानी से एक लाश से चाबियां लेती है और तिलचट्टों के झुंड से चौंक जाती है। वह एक हेलमेट भी लेती है और अपने भाई के साथ फिर से मिलती है, और वे एक साथ बाइक पर सवार होकर चले जाते हैं। शहर के माध्यम से यात्रा करते समय वे जॉम्बी प्रकोप से हुई व्यापक तबाही और कई नई कब्रों को देखते हैं। वे अंततः अपने पुराने घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एलिस की एक तस्वीर मिलती है और कुछ पुरानी चीजें इकट्ठा करते हैं। जब एंडी अटारी में जाता है तो उसे खिड़कियां तख्तों से बंद मिलती हैं और एक टेबल पर सड़ा हुआ खाना पड़ा है। दीवार पर अजीब निशान और भाई बहन के नाम भी लिखे हुए हैं। वह अचानक एक दर्पण में किसी को देखता है और मान लेता है कि यह टैमी है, लेकिन वह शख्स सामने आता है और खुद को एलिस के रूप में प्रकट करता है। उसकी एक आंख लाल है, लेकिन इसके अलावा वह ठीक दिखती है। एलिस अपने बेटे को गले लगाने के लिए दौड़ती है, और हालांकि एंडी शुरू में खुश होता है, उसका गले लगाना जल्द ही असहज रूप से कड़ा हो जाता है। तभी सैन्य बल आता है, बच्चों को ले जाता है और एलिस को पकड़ लेता है। कुछ समय बाद एलिस को पूरी तरह से डिकॉन्टामिनेट किया जाता है और एक स्ट्रेचर पर बांध दिया जाता है। स्कारलेट उससे सवाल करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस जवाब नहीं देती। जब स्कारलेट उसका खून का नमूना लेती है तो उसे यह जानकर झटका लगता है कि एलिस को काटा गया है, जो इस तथ्य के विपरीत है कि वह बदली नहीं है। अपने परीक्षण पूरे करने के बाद स्कारलेट पुष्टि करती है कि एलिस वायरस की वाहक है और दूसरों को संक्रमित कर सकती है। फिर भी वह इसके प्रभावों से किसी तरह प्रतिरक्षित है। यह खोज का मतलब है कि वह वैक्सीन विकसित करने की कुंजी हो सकती है। हालांकि सैन्य कमांड उसे खत्म करना चाहता है, इससे पहले कि वह संक्रमण फैला सके, और स्कारलेट को उसकी लाश पर शोध करने का निर्देश देता है। इस बीच भाई बहन क्वारंटाइन में हैं। जब डॉन उनसे मिलने जाता है, वे उसकी धोखेबाजी पर चिल्लाते हैं। अपराध बोध से अभिभूत डॉन सैन्य सुरक्षा को बाएं पास करके एलिस को उसके आइसोलेशन सेल में देखने जाता है। वह उसे छोड़ने के लिए माफी मांगता है, यह समझाते हुए कि उसने विशुद्ध रूप से घबराहट में ऐसा किया। एलिस जवाब देती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। प्रभावित होकर डॉन भी यही भावना दोहराता है और उसे चूमता है। संक्रमण तुरंत उसकी लार के माध्यम से फैलता है। डॉन गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और दर्द में चीखता है, क्योंकि वह एक संक्रमित में बदल जाता है। एक भयभीत एलिस, जो अभी भी बिस्तर से बंधी है, नव बदले डॉन के हमले से बचने में असमर्थ है, जो क्रूरता से उस पर हमला करता है, उसकी गर्दन काटता है और उसकी आंखें निकाल लेता है। इसके बाद डॉन कई गार्डों पर हमला करता है, उन्हें अपने काटने से मार डालता है और डिस्ट्रिक्ट 1 में वायरस फैलाने के लिए अस्पताल से भाग निकलता है। उल्लंघन की खबर मिलने पर उच्च कमांड एक सुरक्षित बंकर में पीछे हटता है और कोड रेड नामक लॉकडाउन प्रोटोकॉल शुरू करता है। जैसे ही शहर में सैनिक युद्ध की तैयारी करते हैं, टैमी और एंडी अपने गार्ड को जाते हुए देखते हैं, जो कुछ ही क्षणों बाद एक ज़ॉम्बी के रूप में लौटता है। संक्रमित गार्ड बार बार अपना सिर कांच पर मारता है, उन तक पहुंचने की कोशिश करता है, जब तक कि स्कारलेट का एक गोली उसके सिर को उड़ा नहीं देती। वह बच्चों को मुक्त करती है और उन्हें इमारत में हो रही तबाही के बीच से ले जाती है। वे जल्द ही एक हताश भीड़ में शामिल हो जाते हैं जो भागने की कोशिश कर रही है।
जब सैनिक स्कारलेट को नागरिकों के लिए एक अलग निकास की ओर निर्देशित करने की कोशिश करते हैं, वह घोषणा करती है कि बच्चे उच्च प्राथमिकता वाले व्यक्ति हैं। एक तर्क छिड़ जाता है और इस भ्रम में एंडी स्कारलेट और टैमी से अलग हो जाता है। उसे अन्य नागरिकों के साथ एक सुरक्षित गैरेज में ले जाया जाता है। सैनिक फिर उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें अंदर लॉक कर देते हैं। ठीक उसी समय जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में बिजली गुल हो जाती है। इंतजार करते समय एंडी को एक आवाज सुनाई देती है और वह दरवाजे की जांच करता है। केवल अपने जॉम्बी पिता को खून से लथपथ पाता है। डॉन उन्मत्त रूप से दरवाजा हिलाता है जब तक कि वह तोड़कर अंदर नहीं आ जाता और तुरंत नागरिकों पर हमला करता है, उन्हें काटता है। एक घबराया हुआ एंडी भागता है और छिप जाता है क्योंकि वायरस तेजी से गैरेज में फैलता है, अराजकता को बढ़ाता है। अब कई जॉम्बी लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे और अधिक संक्रमित पैदा हो रहे हैं। एंडी भीड़ के ऊपर से रेंगता है, वेंटिलेशन सिस्टम में घुस जाता है और अंदर छिप जाता है। बचे हुए लोग अंततः ताला तोड़ते हैं और सीढ़ियों से भागते हैं, अनजाने में जॉम्बी को भागने और उनकी तबाही जारी रखने की अनुमति दे देते हैं। सड़कों पर आपातकालीन लाइटें सैनिकों को अस्पताल तक दौड़ने और स्नाइपर्स को कवर प्रदान करने के लिए पर्याप्त रोशनी देती हैं। जॉम्बी जल्द ही लॉबी तक पहुंचते हैं, जिससे स्कारलेट और टैमी को भागना पड़ता है, जबकि सैनिक गोलीबारी शुरू करते हैं। डॉयल और अन्य छत के स्नाइपर्स अविश्वसनीय सटीकता के साथ एक के बाद एक जॉम्बी को मारते हैं, लेकिन हर एक को मारने के बाद और अधिक प्रकट होते हैं। संक्रमित और गैर संक्रमित के बीच अंतर करना तेजी से मुश्किल हो जाता है। उनके आदेश केवल जॉम्बी को मारने के हैं, लेकिन जैसे ही उच्च कमांड सुरक्षा मॉनिटरों पर अराजकता देखता है, वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने नियंत्रण खो दिया है और सैनिकों को सभी को देखते ही खत्म करने का आदेश देते हैं। जैसे ही सैनिक अपनी गोलीबारी तेज करते हैं और एक नरसंहार शुरू होता है, एंडी वेंट से सीधे इस अराजकता में निकलता है। सौभाग्य से वह डॉयल द्वारा निगरानी किए जा रहे सेक्टर में है, जो बचे लोगों को मारने से इनकार करता है। वह एंडी के पास हर जॉम्बी को खत्म करता है, जिसमें एक जो उसे लगभग मार देता है, जिससे लड़के को अन्य बचे लोगों के साथ भागने का मौका मिलता है। कुछ जॉम्बी छतों पर पहुंच जाते हैं और अन्य स्नाइपर्स को मारना शुरू कर देते हैं। सड़क को साफ करने के बाद डॉयल को भी भागना पड़ता है। बचे लोग एक गोदाम में शरण लेते हैं, जहां एंडी स्कारलेट और टैमी के साथ फिर से मिलता है और अपनी बहन को बताता है कि उनके पिता के साथ क्या हुआ। जल्द ही डॉयल आता है और उन्हें सैन्य बलों द्वारा मारे जाने से पहले क्षेत्र से बाहर निकालने की पेशकश करता है। समूह एक पिछले दरवाजे से इमारत से बाहर निकलता है और सड़कों पर चुपके से चलता है, अन्य गार्डों की नजरों से बचने के लिए छायाओं में रहता है। जब फ्लिन का हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता है, डॉयल समूह को इंतजार करने के लिए कहता है और रेडियो पर एक विचलन पैदा करता है। फिर वे आगे बढ़ते हैं। फ्लिन फिर भयावह खबर देता है, सैन्य बल 4 मिनट में पूरे डिस्ट्रिक्ट 1 को बमबारी करने वाला है। डॉयल उसे रीजेंट्स पार्क में उन्हें लेने के लिए कहता है, अन्य बचे लोगों का जिक्र नहीं करता। समूह फिर पार्क की ओर दौड़ता है, लेकिन एक स्नाइपर एक को मार देता है। वे कवर के लिए दौड़ते हैं, लेकिन स्नाइपर गोलीबारी जारी रखता है, कई और बचे लोगों को मार देता है। स्कारलेट को मामूली चोट लगती है और अब केवल वह, भाई बहन डॉयल और एक व्यक्ति सैम बचे हैं। एक दीवार के पीछे छिपने के बाद डॉयल एक धातु के टुकड़े से प्रतिबिंब का उपयोग करके स्नाइपर का पता लगाता है, जो तुरंत उस पर गोली चलाता है। इससे डॉयल को एहसास होता है कि शूटर सैनिक नहीं बल्कि एक घबराया हुआ नागरिक है। डॉयल सैम से एक जिगजैग पैटर्न में दौड़ने के लिए कहता है ताकि शूटर की गोलीबारी को आकर्षित कर सके और वह उसे मार सके, लेकिन सैम इनकार करता है। इसके बजाय एंडी बाहर निकलता है। उसका अनियमित दौड़ना शौकिया शूटर को हर शॉट चूकने का कारण बनता है, जिससे डॉयल को उसे एक गोली से मारने का समय मिलता है। एंडी एक और दीवार के पीछे कवर लेता है और अपने पिता को पास खड़ा देखकर चौंक जाता है, लेकिन जैसे ही समूह उसे लेने आता है, वह दृष्टि गायब हो जाती है। वे फिर जितनी तेजी से हो सके दौड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट 1 से बाहर निकलने के लिए एक बाट पर चढ़ते हैं, ठीक उसी समय जब क्षेत्र में बमबारी होती है। पूरा डिस्ट्रिक्ट विस्फोटों में उड़ जाता है, हजारों लोग मारे जाते हैं और स्कारलेट के इलाज के लिए शोध नष्ट हो जाता है। अस्पताल आग की लपटों में घिर जाता है और एलिस का शरीर जलकर खाक हो जाता है। समूह एक सुरंग के माध्यम से आगे बढ़ता है, जो भी आग से घिरी हुई है, लेकिन इमारत के ढहने से ठीक पहले वे भाग निकलते हैं। जनरल अपने बंकर से देखते हुए यह देखकर भयभीत हो जाते हैं कि बड़ी संख्या में जॉम्बी बमबारी से बच गए हैं और अब लंदन में उमड़ रहे हैं, इमारतों में प्रवेश कर रहे हैं और अराजकता फैला रहे हैं। सुबह में डॉयल का समूह रीजेंट्स पार्क पहुंचता है, जो वायरस के पहली बार प्रकट होने के बाद से वीरान है।
फ्लिन का इंतजार करते समय स्कारलेट डॉयल को एलिस के बारे में बताती है और इस संभावना के बारे में कि बच्चों में वही प्रतिरक्षा जीन हो सकता है जो वैक्सीन की ओर ले जा सकता है। उसी पल फ्लिन डॉयल से संपर्क करता है और कहता है कि वह रास्ते में है, लेकिन भागे हुए जॉम्बी के बारे में चेतावनी देता है। डॉयल तुरंत सभी को लंबी घास में छिपने के लिए कहता है। फ्लिन पास में उतरता है, लेकिन समूह को देखकर क्रोधित हो जाता है और उन्हें ले जाने से इनकार करता है। जैसे ही वे बहस करते हैं, सैम को जॉम्बी आते हुए दिखते हैं और वह हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। एक क्रोधित फ्लिन उड़ान भरता है, सैम को हटाने के लिए अनियमित रूप से उड़ता है। जब जॉम्बी अंततः पार्क में पहुंचते हैं, वह हेलीकॉप्टर को नीचे करता है और रोटर ब्लेड्स का उपयोग करके उन्हें मार डालता है। खून और अंग घास पर छा जाते हैं, लेकिन कुछ जॉम्बी बच जाते हैं और डोयल, स्कारलेट और बच्चों का पीछा शुरू करते हैं। सैम अंततः गिर जाता है और खून से लथपथ, संभवतः संक्रमित हो जाता है। समूह जितनी तेजी से हो सके दौड़ता रहता है। डोयल कभी कभी पीछे मुड़कर उन जॉम्बी पर गोली चलाता है जो बहुत करीब आ जाते हैं। फ्लिन डोयल को वेम्बली स्टेडियम में मिलने के लिए कहता है, लेकिन दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए दृढ़ है। जैसे ही वे एक कोने को मोड़ते हैं, समूह यह देखकर भयभीत हो जाता है कि सैन्य बल शहर में गैस पंप करना शुरू कर चुके हैं। वे जल्दी से एक कार के अंदर छिप जाते हैं। जॉम्बी पकड़ लेते हैं और वाहन को हिलाना शुरू करते हैं, खिड़कियों पर खून फैलाते हैं। हालांकि गैस जल्द ही उन तक पहुंचती है और उन्हें तुरंत मार देती है। फिर फ्लेम थ्रोअर्स के साथ सैनिकों का एक समूह प्रकट होता है जो किसी भी बचे हुए को खत्म करने के लिए आता है। डॉयल कार शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन यह चालू नहीं होती। अंतिम बलिदान के रूप में डॉयल कार को पुश स्टार्ट करने के लिए बाहर निकलता है, जिससे स्कारलेट और बच्चे भाग निकलते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में सैनिकों द्वारा जलकर मर जाता है। स्कारलेट स्टीयरिंग संभालती है और लंदन के माध्यम से तेज गति से गाड़ी चलाती है, केवल अन्य सैन्य हेलीकॉप्टरों द्वारा देखे जाने के लिए, जो गोलीबारी शुरू करते हैं। कई शॉट्स से बचने के बाद स्कारलेट कार को सबवे सुरंगों में ले जाती है, जहां वे पैदल आगे बढ़ते हैं। निचली सुरंगें पूरी तरह अंधेरी हैं, इसलिए स्कारलेट डॉयल के नाइट विजन स्कोप का उपयोग करके बच्चों को एक एस्केलेटर से नीचे ले जाती है। वे पुरानी लाशों पर कदम रखते हैं और फिसल जाते हैं, गिरते हैं और अलग हो जाते हैं। जैसे ही वह लाशों के बीच से नेविगेट करती है, स्कारलेट भाई बहन के नाम पुकारती है और टैमी के साथ फिर से मिलती है, लेकिन शोर एक जॉम्बी को आकर्षित करता है। वह प्राणी डॉयल का हथियार छीन लेता है और स्कारलेट को मार डालता है। जॉम्बी के चले जाने के बाद एक दुखी टैमी हथियार को वापस लेती है। इस बीच एंडी एक अंधेरे प्लेटफॉर्म पर खुद को पाता है, जहां उसे वह जॉम्बी ढूंढ लेता है जिसने स्कारलेट को मारा था। प्राणी उस पर कूदता है और उसकी गर्दन काटता है। जब तक टैमी पहुंचती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब जॉम्बी ऊपर देखता है, तो वह यह देखकर चौंक जाती है कि यह उसका पिता है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह उसे गोली मारकर मार देती है। रोती हुई टैमी फिर अपने भाई की जांच करती है, लेकिन एंडी उसे संक्रमित करने के डर से भाग जाता है। टैमी उसका पीछा करती है और जब एंडी ठोकर खाकर गिरता है, तो वह अंततः उसे करीब से देखती है और उसकी आंख को लाल होता देखती है, ठीक एलिस की तरह, यह पुष्टि करते हुए कि वह भी प्रतिरक्षित है। भाई बहन बाद में स्टेडियम पहुंचते हैं और फ्लिन को डॉयल की मौत की सूचना देते हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर फ्लिन बच्चों को उड़ा ले जाता है, ब्रिटेन को पार करके मुख्य भूमि यूरोप में भाग जाता है। 28 दिन बाद फ्लिन का हेलीकॉप्टर फ्रांस में खाली और परित्यक्त खड़ा है, जिसमें रेडियो पर एक संकट कॉल प्रसारित हो रही है। फिर एक विशाल जॉम्बी भीड़ को एफिल टावर की ओर दौड़ते हुए दिखाया जाता है, यह खुलासा करते हुए कि वायरस अब ब्रिटेन से बाहर फैल गया है। ऐसे और रिकैप्स देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस को सक्षम करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।